Very good morning, dear students. In a previous video, we have discussed some important questions of NCERT book. Some more questions from NCERT book will be discussed today. कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन अभी भी हैं NCERT के एक्सरसाइज के, उन्हें आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर को आपको खुद अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करना है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको खोजना है। काफी आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंसुलिन, सेकेंड थायरॉक्सिन, थर्ड एस्ट्रोजन and fourth one is cytokinin. Okay, its answer the D, cytokinin. बाकी 3 जो आंसर है, बाकी जो 3 ऑप्शन है, दे आर द एनिमल हार्मोन। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सभी एनिमल हार्मोन है, बट साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। सेकेंड क्वेश्चन इज द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड। न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है थोड़ा सा, उस गैप को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, सेकंड सिनैप्स, थर्ड एक्सॉन एंड फोर्थ इंपल्स। वी नो इट्स आंसर वेरी वेल, द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द सिनैप्स। उसे हम लोग सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आंसर, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ब्रेन के फंक्शन से क्वेश्चन है कि ब्रेन का काम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन थिंकिंग, सेकेंड रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, थर्ड बैलेंसिंग द बॉडी एंड फोर्थ ऑल ऑफ द एवर। यहां पे ब्रेन का पार्ट नहीं पूछा गया, टोटल होल ब्रेन का बात किया गया है ना। तो ब्रेन से हम लोग थिंक भी करते हैं, हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट भी करता है, बॉडी को बैलेंस भी करता है, तो ये सभी फंक्शन हो जाएंगे हमारे हार्ट के। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एवर, ऑल ऑफ द एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली. What problems are likely to arise? Means receptors का हमारे बॉडी में क्या काम है? और we have to imagine a condition, अगर वो रिसेप्टर्स प्रॉपरली काम न करें तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? yeah. Receptors like photoreceptors, gustatoriceptors, thermoreceptors, ठीक है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। अगर ये रिसेप्टर्स सही से काम न करें तब क्या होगा? एक्चुअली रिसेप्टर्स का काम क्या है? दे रिसीव डिफरेंट स्टिमुलाई और द चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट इन फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई, कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड पास देम टुवर्ड्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनका यही काम कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है उससे हमको ये अवगत कराते रहे, उनको ये डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद उनको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके उसको पास कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब सीएनएस और जो है हमारा यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो उन सारे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने के बाद एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और इसी के थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अगर रिसेप्टर सही से काम न करें तो हम लोग स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमारा कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, फोटो रिसेप्टर्स जो हमारे आंखों में है, अगर वो काम न करे तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, और अगर देख नहीं पाएंगे तो देन जस्ट इमेजिन व्हाट मे हैपन। अगर हमारे फोनो रिसेप्टर्स या ऑडियो रिसेप्टर्स जो हमारे कान में है, अगर वो काम न करें तो हम लोग कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। गुस्टैटो रिसेप्टर जो हमारे टंग में है, अगर वो काम न करे तो हम लोग किसी चीज का टेस्ट नहीं ले पाएंगे।
और फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारे नोज में अगर वो काम ना करे तो हम लोग कुछ स्मेल नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करने में, आसपास के एनवायरमेंट से कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है ना। एंड एक वीडियो में टोटली हम लोग न्यूरॉन्स का ही चर्चा किए थे, न्यूरॉन के डायग्राम को समझे थे, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को समझे थे। ठीक है, तो फिर से उसको रिवाइज कर लेना है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम बनाना भी है, उस नेमिंग भी करनी है उसकी, और हर एक पार्ट का एक आध फंक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख देना है। ठीक है, डायग्राम बनाने में एक बात का ख्याल रखना है कि डायग्राम, दिस इज नॉट द ड्राइंग और प्रिंटिंग क्लास। बहुत खूबसूरत डायग्राम हो कोई जरूरी नहीं है। डायग्राम ऐसा हो कि जिसमें डिफरेंट पार्ट्स न्यूरॉन्स के, या जिस चीज का भी डायग्राम पूछा जा रहा हो उसके डिफरेंट पार्ट्स को सही से हम लोग इंडिकेट कर दें, बस वही हमारा डायग्राम होता है। इंडिकेशन सही होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए, हमारा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। एकदम कलरफुल कर रहे हैं, नाम नहीं लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सही से डायग्राम बनाना है, रफली स्केच करना है, डायग्राम ही बनाना है, बिल्कुल पेंटिंग नहीं करनी है, और नेमिंग सही से करना है उसका। करेक्ट। और उसके बाद उसके डिफरेंट जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि डेंड्राइट है, साइटोन है, एक्सॉन बल्ब है, उन सभी के बारे में एक दो लाइन लिख देना है। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म होता क्या है? फोटोट्रॉपिज्म मीन्स ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। ये कैसे होता है? फोटोट्रॉपिज्म के पीछे भी कहीं न कहीं ऑक्सीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगेन वी विल राइट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीन। एग्जाम्पल लेते हुए लाइट का। ठीक है, ऑक्सीन के फंक्शन को ही फिर से लिख देंगे, लेकिन यहां पे एग्जाम्पल किसका लेंगे? लाइट का। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल ये थे जब ट्विन कॉइल हो रहा था वहां पे। इन सेम ऑक्सीजन का ही फंक्शन फिर से पूछा गया है, बट हियर एग्जाम्पल विल बी द लाइट। ठीक है, चलिए समझते हैं उसको। When light falls on the plant detects those light, and in response to such light, oxygen forms, but it always acts up away from the stimulus, so that oxygen accumulates away from the light. Means अगर इस तरफ से लाइट आ रहा हो तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दूसरी तरफ शेडेड पार्ट में ज्यादा होगा। शेडेड पार्ट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका ग्रोथ ज्यादा होगा, और इसका ग्रोथ जब ज्यादा होगा तो दिस पार्ट स्लाइटली बेंड टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, इस प्रकार से फोटोट्रॉपिज्म को समझा देने का है। लेकिन अगर रूट का एग्जांपल लेते हैं तो रूट्स आर द निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना, यानी कि रूट ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट। क्लियर? तो रूट में क्या होगा? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, और जब रूट का बात करेंगे तो रूट में ऑक्सीजन बन रहा है, और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस तरफ होगा, इधर से लाइट आ रहा है, और ये पार्ट तेजी से ग्रो करेगा, और ये रूट लाइट से अवे ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि रूट में तो लाइट आने का नहीं, तो वहां पर हम लोग ये चर्चा नहीं कर सकते कि लाइट से अवे है, लाइट के टुवर्ड्स है, क्योंकि वो लाइट से अवे ही जाना चाहता है, वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस तरफ से लाइट होगा उसी तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रूट में, तभी वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, या तो रूट का या तो शूट का। शूट का समझना आसान है तो हम लोग शूट का एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, 2-3 लाइन में हम लोग समझा देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट वन,
विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। चोट हो, किसी प्रकार का फ्रैक्चर आ जाए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा इंज्यूर्ड हो जाए, है ना, तो कौन सा सिग्नल डिसरप्ट होने का केस चांस ज्यादा है। यानी कि सिंपली हम लोग ये समझेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड सेंटर किसका है, जिसका वो सेंटर होगा वही डिसरप्ट होने का चांसेस ज्यादा है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन के डिसरप्ट हो जाने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट। ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम लोग डिस्कस किए थे, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन एनिमल, और उसी को समझना है प्लांट में। एनिमल और प्लांट में डिफरेंस पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल में ग्लैंड का चर्चा करते हैं, एनिमल में ब्लड स्ट्रीम है जो कि हार्मोन को कैरी करने का काम करता है, यहाँ पे उन सारी बातों का चर्चा नहीं करेंगे। तो प्लांट में कैसे होगा, तो प्लांट है फाइटो हार्मोन्स एंड दोज फाइटो हार्मोन्स synthesized away from the site of their action and they diffuses out from the site of formation to the site of their action, है ना, and they perform different functions like growth, different metabolic activities, different physiochemical processes, ये सारा काम वो करवाता है। क्लियर है। एक आध एग्जांपल लेंगे, एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। क्लियर, ऑक्सीजन बनता है रूट टिप पे, ऑक्सीजन बनता है शूट टिप पे, बट इज डिफ्यूजेस सम अवे फ्रॉम द टिप एंड हेल्प्स टू ग्रो। एब्सिसिक एसिड का नाम ले लेंगे, कोई दो एग्जांपल ले लेना है। एब्सिसिक एसिड फॉलिंग ऑफ लीफ करवाता है, सो इसका नाम एब्सिसिक एसिड पड़ा है। इसी प्रकार से चलिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये देखने को मिलता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। शुरुआत वहां से करेंगे हम लोग, सिंस वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से दैट control and coordination is observed in multicellular organism or higher organism or complex organism where they are made up of different cells, tissues, organ and organ system। ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म सही तरीके से काम करे इसके लिए जरूरी है कि उसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सही से काम करे। ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करे इसके लिए जरूरी है कि उसके ऑर्गन सही से फंक्शन करे। ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करे इसके लिए जरूरी है कि उसके टिश्यू सही से फंक्शन करे, है ना। और ये सभी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करे, इसके लिए जरूरी है कि उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम हो। ठीक है। तो इट इज नेसेसरी to function properly by any organism that they must have a very well balanced control and coordination system। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म सही से काम करे इसके लिए जरूरी है कि उसके शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करे। ठीक है। और हम लोगों में दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक नर्वस और एक हार्मोनल। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। देखिए यहां पे डिफरेंस नहीं पूछा है, यहां पे पूछा गया है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, यानी कि कंपेयर करना है दोनों के बीच में। करेक्ट। किसके बीच में, तो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच, यानी कि नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल के बीच में। तो कंपेयर करना हो या डिफरेंस लिखना हो, बताए थे आपको कि ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, पेज के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक तरफ लिख देंगे न्यूरल कंट्रोल, एक तरफ लिख देंगे हार्मोनल कंट्रोल। गॉट इट। और न्यूरल कंट्रोल के जो भी पॉइंट होंगे इसी के कंट्रास्टिंग पॉइंट को इस तरफ लिखने का है। ठीक है। कंट्रास्टिंग मीन्स उसी से रिलेटेड पॉइंट्स को। क्लियर। जब भी डिफरेंट या कंपेयर करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे हम लोग,
जब भी किसी दो के बीच में डिफरेंस लिखना हो या कंपैरिजन लिखना हो तो हमेशा उसके कंट्रास्टिंग पॉइंट का ही बात करते हैं। एज फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेके चलते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। एक उदाहरण लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि दो बॉयज के बीच में, हमारे क्लास में दो बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस लिखना हो, है ना, तो अगर डिफरेंस लिख रहे हैं कि हाँ बॉय ए टॉल है, तो बॉय बी के बारे में भी उसकी हाइट का ही चर्चा करेंगे हम लोग, ये टॉल है कि ड्वार्फ है, वॉट एवर इट इज। ऐसा नहीं कि बॉय ए टॉल है और बॉय बी जो है वो काफी डार्क है, ठीक है, ऐसा बात नहीं करेंगे। अगर इसमें हाइट पहला पॉइंट में लिखे हैं तो इसमें भी पहला पॉइंट हाइट का ही चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट अगर कलर कॉम्प्लेक्शन का बात करें तो इसमें कलर कॉम्प्लेक्शन का बात करेंगे। तीसरा पॉइंट अगर इंटेलिजेंस का बात करें तो इसमें भी इंटेलिजेंस का बात करेंगे। इन सेम भी जब भी हम लोग डिफरेंस से कंपेयर करें तो सेम तरह के पॉइंट का यानी कि कंट्रास्टिंग पॉइंट का ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल के बीच में, जो कि आपको नोट्स में हम दिए होंगे, प्रोवाइड किए होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस करके। राइट, तो न्यूरल कंट्रोल इट इज रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स, या इसके फंक्शन यूनिट न्यूरॉन होते हैं। और हार्मोनल इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, न्यूरल कंट्रोल इट इज very fast, hormonal it is very slow, neural it is short lived यानी थोड़े समय के लिए होता है, बट hormonal it is long lived और prolonged, काफी लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है ना। इस प्रकार से हम लोग कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे उसको। क्लियर। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि जो न्यूरो कंट्रोल होता है वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन हार्मोनल ये हर एक सेल तक इसकी पहुंच होती है। राइट, चलिए नाउ हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रिफ्लेक्स एक्शन भी एक प्रकार का इनवॉलंटरी एक्शन है, उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं, बट ये इनवॉलंटरी एक्शन से अलग होता है, डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है ना, फिर से समझेंगे हम लोग। रिफ्लेक्स एक्शन भी एक प्रकार का इनवॉलंटरी एक्शन है, बट ये इनवॉलंटरी एक्शन से अलग होता है। जैसे हमारा हार्ट बीट, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, वो इनवॉलंटरी है, बट दैट इज नॉट द रिफ्लेक्स। और किसी भी रिफ्लेक्स का बात करें तो उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। समझ में आ रही बात। ये हो गया इनवॉलंटरी, हमारा हार्ट बीट, हमारा हृदय का धड़कना, ये इनवॉलंटरी है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ रिफ्लेक्स का बात करते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आवर आईज, ठीक है। जैसे ही किसी गर्म या नुकीली चीज पे हमारा हाथ पड़ता है, वो खुद वो खींच के आ जाता है विदाउट थिंकिंग, वहां भी एक प्रकार से इनवॉलंटरी ही होता है, ठीक है। उसके बावजूद दोनों के बीच में फर्क पूछा जा रहा है कि इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। फिर से डिफरेंस का बात आया तो फिर से हम लोग ऐसे ही करके लिखेंगे, एक तरफ इनवॉलंटरी एक्शन और एक तरफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। सबसे पहले इनवॉलंटरी एक्शन का सेंटर क्या है और इस तरफ रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर क्या है, वहां शुरुआत करते हैं। तो इनवॉलंटरी का सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, बट रिफ्लेक्स का सेंटर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। करेक्ट। सेंटर की बात कर लिए, पहला पॉइंट एकदम क्लियर कट। दूसरा पॉइंट, इनवॉलंटरी एक्शन ये स्लो होता है, ये क्विक हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन ये काफी क्विक एक्शन होता है, काफी तेज एक्शन होता है ना। तीसरा पॉइंट, यानी कि दूसरा पॉइंट हम लोग स्पीड का बात किए, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि भाई किस नर्वस सिस्टम के थ्रू ये होता है। तो इनवॉलंटरी होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, बट रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करके होता है ना। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम ही कोई, यानी कोई ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे विल पावर से कंट्रोल हो रहा हो, ठीक है, उसी नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये हो गया डिफरेंस इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स।
यानी कि सेंसिटिव प्लांट में भी मूवमेंट है और लेग्स में भी मूवमेंट है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है? फिर से वैसे ही लिखेंगे हम लोग, मूवमेंट इन आवर लेग्स और इस तरफ मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, करेक्ट। और दोनों के बीच वैसे ही कंट्रास्टिंग पॉइंट हम लोग चूज करके निकालेंगे, पिक आउट करके निकालते हैं, क्लियर। तो अगर लेग का बात करें तो ये एक प्रकार से ऐसा मूवमेंट है जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है लेग में, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होकर जरूरी नहीं है, किसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं, बट ये जो है सॉरी ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और इसमें अगर बात करें डायरेक्शन का बात ही नहीं होता, ठीक है। हमारे विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मूवमेंट इन आवर लेग डिपेंड्स अपॉन आवर विल पावर, बट मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट इज नॉन डायरेक्शनल, क्लियर। ये हो गया डिफरेंस मूवमेंट इन प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग, ठीक है। These are the important questions of NCERT बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में, उन सभी का डिस्कशन हम लोग आज की वीडियो में किए। चलिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय।